आज हम फिर एक बार उपस्थित हैं संस्कृत की कक्षा में वर्ग अष्टम, नवम और दशम के लिए समास आधारित वीडियो को लेकर, समास के आधारित कक्षा को लेकर पूर्व में जो हमने आप लोगों के साथ शेयर किया था, अव्ययी भाव समास के बारे में जो हम चर्चा किए थे, वो अव्ययी भाव समास हमारे कुछ 8 के बच्चों को और 9th 10th के बच्चों को भी समझने में परेशानी हुई। कुछ हमारे सहयोगी मित्रगण भी देखे तो उन्होंने भी बताया कि भाई ये समझ में थोड़ा कठिनाई हो रही है। तो हमने सोचा क्यों ना हम फिर उन सारी कठिनाइयों को दूर करते हुए फिर से ये अव्ययी भाव समास के ऊपर हम चर्चा करें। तो आज उसी चर्चा पर हम समास का पहला भेद, प्रथम भेद जो था अव्ययी भाव समास, उस समास को लेकर हम उपस्थित हैं। इसमें परिभाषा, डेफिनेशन वगैरह जो भी था वो सब पहले का ही रहेगा। सूत्र केवल जो इसका संस्कृत में था, पूर्व पदार्थ व्ययी भाव, इतना तो लिखना ही पड़ेगा। फिर भी हम इस पर संक्षेप में जो डेफिनेशन था उसको छोड़ते हुए हम आगे की चर्चा विस्तार पूर्वक करेंगे, जिससे सभी बच्चों को समझ में आ जाए। तो हम देखते हैं आज अव्ययी भाव समास के ऊपर। समास का पहला भेद है जैसे हम सब पहले भी जानते थे और पहले भी पढ़ा कि पूर्व पदार्थ प्रधान हो अव्ययी भाव, अर्थात जिसके पहले पद का अर्थ प्रधान हो वो अव्ययी भाव समास कहलाता है। दूसरा है इसमें कि सुबंत पदों के साथ यानी विभक्ति पदों के साथ अव्ययी पदों का मेल होता है। इसमें विभक्ति पदों के साथ अव्यय पद का मेल होता है। तो ये ध्यान में हर हमेशा निश्चित तौर से रखेंगे कि विभक्ति पद जो हैं, इसके विभक्ति पद युक्त शब्द जो भी हैं, जैसे जमुना, गंगा, राम, नदी, ये सब विभक्ति युक्त पद हैं। तो इन विष्णु, हरि, संज्ञावाची शब्द जो भी विभक्ति पद हैं, उनका जो है अव्यय पदों के साथ मेल होता है। तो अव्यय पदों के ऊपर हम चर्चा करते हुए आज की वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कि ये अव्यय पद कौन कौन से मुख्य अव्यय पदों के साथ मेल खाता है और उनकी विशेषता क्या होती है, किस अर्थ में होता है उसका संयोजन, समावेश, इसमें चर्चा करेंगे। उससे पहले हम एक और चर्चा कर दें कि ये जब भी बनता है तो नित्य नपुंसकलिंग एक वचन में इसके शब्द बनते हैं, और जब एक वचन में शब्द बनते हैं तो उस स्थिति में कुछ दीर्घ स्वर के जो शब्द हैं उन सब में परिवर्तन हो जाता है। तो उनकी परिवर्तन विधि जो है, दीर्घ स्वरों की परिवर्तन इस प्रकार से होती है। जरा इस पर एक नज़र डालेंगे। दीर्घ स्वर में ह्रस्वता होना, एक मुख्य ये भी विशेषता है अव्ययी भाव समास का। वो जैसे
आ के स्थान पे अ आ जाता है। जैसे यमुना बोलते हैं तो यमुना में ना आ जाता है लास्ट में, तो आ नहीं होकर वहाँ अ ही रहेगा, यमुन शब्द बनता है। दूसरा है दीर्घ ई। दीर्घ ई के जगह पे ह्रस्व ई हो जाता है। उसके बाद दीर्घ ऊ और ओ, इन दो वर्णों के स्थान पर, इनके स्थान पर केवल ऊ हो जाता है, ये ध्यान में भी रखेंगे। तो ये इनकी परिवर्तन होने की जो प्रक्रिया है, यानी दीर्घ वर्णों का ह्रस्व होना, ये प्रक्रिया यहाँ होता है इसमें। अब हम चर्चा करने वाले हैं जो इसकी विशेषता, तो इसकी चर्चा जो यदि हम आगे करेंगे तो चर्चा पर हम प्रकाश एक बार डालें तो यह किस समास में किस अव्यय पदों के साथ किस अर्थ में उपयुक्त होता है, उस विषय बिंदु पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले ये कहता है अव्यय पद, जो प्रयुक्त अव्यय पद हैं उसमें ये इन अव्यय पदों के साथ ये मेल खाता है, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो अव्यय पद के बारे में पहले आपको चर्चा कर दें हम। अव्यय पद देख लें, तो अव्यय पद ये जो है अव्यय पद के साथ मेल खाता है, वो अव्यय पद उपसर्ग भी हैं। जैसे अधि, उप, अधि, उप, सो, नीर, अधि, उप, सो, नीर। उसके बाद अति, इति, अति, इति, अनु, अति, इति, अनु। उसके बाद प्रति, प्रति, प्रति शब्द के बाद यथा, यथा, और फिर सह, 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 आ के साथ भी ये मेल खाता है। पर, फिर सम, पर, सम, ये सब जो है इन उपसर्गों के साथ ये शब्द मेल खाते हैं। अभी विभक्ति पदों के साथ जो यह मेल खाता है उसमें शब्द की प्रादुर्भाव है, योग्यता है, इन सब के साथ ये सब अव्यय उपसर्ग लगते हैं। तो उसमें हम ये चर्चा यहाँ करेंगे आपको कि पहले क्रम में हम कुछ अव्यय, जो ये अव्यय किस अर्थ में किस शब्दों के साथ जुड़ते हैं उन पर हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट यदि हम देते हैं तो पहला पॉइंट में हम लेते हैं यहाँ पे उप उपसर्ग लेते हैं। यदि उप उपसर्ग का प्रयोग यहाँ जो होता है वो समीप अर्थ में होता है। समीप अर्थ में उप उपसर्ग के साथ ये जुड़ता है। फिर दूसरे पॉइंट में हम लेते हैं यहाँ पे आपको आगे बढ़ते हुए, इससे यदि क्रम से आगे बढ़ते हैं तो दूसरे पर अभाव अर्थ में यदि लेता है तो निर उपसर्ग के साथ ये जुड़ता है। निर उपसर्ग के साथ अभाव अर्थ में ये मेल खाता है। तीसरे पॉइंट में हम आगे बढ़ते हैं तो तीसरे पॉइंट जब इसका लेते हैं तो तीसरा पॉइंट भी है, और वो तीसरा पॉइंट इसका बनता है अनु अर्थ में। अनु उपसर्ग जुड़ता है। अनु अव्यय पद जो है ये जुड़ते हैं पश्चात, यानी पीछे के अर्थ में, पश्चात, अर्थ में। चौथे पॉइंट में हम लेते हैं तो चौथा पॉइंट है योग्यता अर्थ में भी अनु उपसर्ग जुड़ता है। अनु का प्रयोग योग्यता अर्थ में भी होता है। पांचवा पॉइंट
हम लेते हैं तो विवशा, विवशा का अर्थ होता है दोहराना, आवृत्ति, बार बार उसी चीज का प्रयोग होना। जैसे अर्थम अर्थम प्रति, तो इस अर्थ में प्रति अव्यय के साथ दिनम दिनम प्रति, जैसे बार बार दोहराने अर्थ में, तो प्रति शब्द, प्रति शब्द का प्रयोग विवशा अर्थात आवृत्ति या दोहराने अर्थ में लिख सकते हैं। इसे विवशा बोला जाता है। आवृत्ति या दोहराना विवशा कहलाता है। इस अर्थ में प्रति शब्द का अव्ययी भाव समास के साथ, सुबंत पदों के साथ मेल खाता है। दूसरा है यथा, यानी छठा पॉइंट हम लेते हैं यथा। यथा अव्यय जो है ये अनतिक्रम अर्थ में इसका प्रयोग होता है। यथा अव्यय का अनतिक्रम्य इसका शब्द बनता है, इस अर्थ में ये प्रयोग करता है। उससे आगे यदि बढ़ेंगे तो उससे आगे और है इसमें, और एक है समीप अर्थ में। आगे जो है वो है संपत्ति के अर्थ में भी इसका प्रयोग होता है, और संपत्ति के अर्थ में यह सह अव्यय के साथ समास होता है। सह अव्यय जो है ये संपत्ति अर्थ में प्रयोग होता है। जैसे छात्र संपदाम, तो सह छात्राणाम संपत्ति सछत्रम, अर्थात यहाँ जो है सह में स का ही उपयोग होता है, केवल सह पूरा नहीं जोड़ता। तो ये भी बात ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ हम आप लोगों की जानकारी के लिए लिख दूँ कि आप वहाँ सह नहीं खोजें, सह में स का ही प्रयोग होता है। और ये संपत्ति इस अर्थ में इसका प्रयोग होता है। उसके बाद जो है आगे एक और साकल्य यानी संपूर्णता, इस अर्थ में भी संपत्ति अर्थ में, अथवा यहीं लिख देते हैं हम, अथवा संपूर्णता, संपूर्णता अर्थ में भी इसका प्रयोग होता है। तो ये सब जो है समास के मुख्य बिंदु हैं, और समास ये प्रयोग का लेता है, समास जोड़ता है। एक बात और यहाँ ध्यान रखेंगे कि इति आदि जो भी हैं उनके भी अपने अपने प्रयोग हैं। तो मैंने आपको मुख्य विषय बिंदुओं पर मैंने चर्चा किया, ये मुख्य विषय बिंदु हैं और इन सब के बारे में मैंने चर्चा किया। जानकारी के लिए एक और बता दूं कि अधि अर्थ में भी अव्यय पदों का प्रयोग होता है, और वो अधि अर्थ का जब प्रयोग हम लेते हैं तो अधि का हो जाता है, वो जो अधि शब्द जोड़ता है वो में अर्थ में प्रयोग होता है, और अधि के साथ इति ये शब्द भी जुड़ता है। तो ये ध्यान रखेंगे। तो 8वां पॉइंट हम एक और लेते हैं, अधि के स्थान पे इति शब्द जुड़ता है, ठीक है। और शब्द, लेकिन जब पूरा शब्द बनेगा तो वहाँ अधि ही जुड़ता है। जैसे हरि में हमें खोजना है तो अधि हरि, और उसका हम यदि सुबंत पदों के साथ यदि मेल करते हैं
तो वहाँ बनेगा हरौ इति। हरौ इति, तो ये इति अर्थ में शब्द जुड़ता है, अधि शब्द जुड़ता है, लेकिन विग्रह में इति पद का प्रयोग होता है। और ये इति जो है में के साथ मेल खाता है, में अर्थ में। ठीक है, जैसे वृक्ष में कोटर, तो यहाँ पे हम यहाँ जो प्रयोग करेंगे वो इस हिसाब से करेंगे कि वृक्षस्य एति कोटरे, वृक्ष से इति कोटरे, वृक्ष में कोटर यानी धोधर उसे बोला जाता है, खोह बन जाना। और वहाँ इसका विग्रह हो जाएगा कि अधि, जो शब्द वहाँ बनेगा वो शब्द कुछ इस प्रकार से बन जाएंगे, अधिवृक्ष कोटरम, ऐसा शब्द बनेगा, अर्थात वृक्ष में धोधर, इस हिसाब से इसका प्रयोग होता है। दूसरा 9वां पॉइंट और हम लेते हैं। आज आपको मैं सारा जो भी परेशानी है उन परेशानियों को क्लियर करने के ही उद्देश्य से आज मैं अव्ययीभाव समास को पुनः यहाँ उपयुक्त किया हूँ और अव्ययीभाव आपको बताने जा रहा हूँ। तो इस अर्थ में यहाँ देखेंगे तो अत्यत एक शब्द है जिसका प्रयोग तो आप लोगों को नहीं होगा, लेकिन मैं बता दूं कि अत्यत शब्द, इसका प्रयोग होता है विध्वंस या नाश के अर्थ में। अत्यत शब्द का प्रयोग होता है, सिंपल सा बात रखें, नाश अर्थ में, नाश अर्थ में इसका प्रयोग होता है अत्यत शब्द का। इसके बाद जो है और कुछ बहुत सारे, जितना शब्द मैं बताऊं वो कहना थोड़ा दिक्कत रह जाएगा, उतना कम पड़ जाएगा, तो इसलिए यहीं तक यदि हम छोड़ दें तो कहे ज़्यादा हमें लगता है कि अच्छा रहेगा, जो आपके लिए विशेषता की बात है। तो आज अव्ययीभाव समास को हम यहीं यदि छोड़ते हैं तो ठीक रहेगा। तो इस बात को अव्ययीभाव समास में आप लोग ये यहाँ तक समझें। और असंप्रतीक अनौचित्य अर्थ में भी इसका प्रयोग होता है, तो उस हिसाब से ही ध्यान रखेंगे। तो 9 मुख्य जो हमें लगा जो आपके लिए विशेष आवश्यक हैं, तो इन शब्दों के साथ अब यहाँ एक एक उदाहरणों के माध्यम से हम आपको बता दें कि कैसे इसका प्रयोग होगा। जैसे समीप अर्थ में मैंने कई बार चर्चा किया है, और कुछ यहाँ से भी शब्द लेंगे। तो यहाँ से शब्द लेने के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि समीप अर्थ में जो अव्ययीभाव समास का प्रयोग होता है वो कुछ इस प्रकार से होते हैं। जैसे मैंने कहा था कि आकारांत शब्द का भी ह्रस्व हो जाता है, तो वो किस प्रकार से होगा वो आज देख लें। मैंने यहाँ समीप अर्थ में लिया, तो हमने लिखा यहाँ यमुनायाः समीपम, ठीक है, यमुनायाः समीपम। तो मैंने कहा था कि आकारांत यानी यमुना शब्द है, न में आकारांत है, तो न में जो आ है उसको अ हो जाता है, तो शब्द बन जाएगा उपयमुनम। इन बातों को ध्यान में आप रखेंगे, क्योंकि नपुंसक लिंग एक वचन में जाता है, तो उपयमुनम। फिर है अभाव अर्थ में, तो अभाव अर्थ में किसका, तो जहाँ कमी हो उस अर्थ में। तो हम यहाँ शब्द यदि लेते हैं धना नाम
अभावः। तो इसका बन जाएगा निर्धनम। निर उपसर्ग जुड़ता है अभाव अर्थ में, या कहीं कहीं पर आप ये भी देंगे धनस्य अभावः निर्धनम, ऐसा भी होगा। तो फिर आगे आपका है पश्चात अर्थ में, तो इसका हम लेते हैं नृपस्य पश्चात सैनिकः। यदि बोलते हैं तो थोड़ा वाक्य आगे जरूर हो जाएगा, क्लिष्ट होगा, लेकिन फिर भी इसका बनेगा। तो ये तो 2 पद में आपने देखा, लेकिन 3 पद का यदि हम लेते हैं तो कैसे बनेगा वो देख लें। तो नृपस्य पश्चात सैनिकाः। यदि ऐसा शब्द बनाते हैं तो ये सारे शब्द समास में कैसे आएंगे? तो अनुनिर्पम, अनुनिर्पम सैनिकाः या सैनिकः अनुनिर्पम, ऐसा भी आप बना सकते हैं। अनु नृप सैनिकम सीधे कर दें, सैनिकम। दूसरा हम लेते हैं फिर आगे, तो अनु योग्यता अर्थ में भी प्रयोग उपयुक्त होता है। तो योग्यता अर्थ में जो अनु का प्रयोग होता है वो किस प्रकार से होता है, उसके ऊपर हम यदि चर्चा करते हैं तो वो देख लें। ये योग्यता अर्थ में जो कैसे आता है तो लेते हैं गुणा नाम योग्यम, गुणा नाम योग्यम। अब यहाँ गुणा नाम योग्यम शब्द जो है तो किसका है? तो योग्यता अर्थ में अनु आता है, तो अनु नपुंसक लिंग में आ जाएगा, तो अनुगुणम शब्द बन जाएगा, अनु गुणम ऐसा शब्द बन जाएगा। फिर आपका यहाँ देख रहे हैं कि प्रति, तो प्रति अर्थ में जो आ रहा है उसके बारे में चर्चा करते हैं, यानी दोहराने विप्सा अर्थ में। तो दिनम दिनम प्रति यानी प्रतिदिनम। उसके बाद भी आता है और सारे बहुत सारे अर्थ आ जाते हैं प्रति के अर्थ में। तो इन सब बातों को गृहे गृहे प्रति, घर घर यानी प्रतिगृहम ऐसा शब्द, छने छने इति प्रतिक्षणम, वर्षों वर्ष वर्षे वर्षे इति यानी प्रतिवर्षम, मासा मासे मासे प्रति मासे। तो इस तरह से इसका प्रयोग हो जाएगा। तो हम इसको कोई एक शब्द ले लेते हैं यहाँ, गृहे 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 प्रति। तो यहाँ ये लेते हैं तो प्रतिगृहम शब्द बन जाएगा, चूँकि नपुंसक लिंग घर घर में यानी प्रति घर में दोहराना का क्रम हो रहा है। तो यहाँ शब्द बन जाएगा प्रतिगृहम। ध्यान रखेंगे इन बातों को, नपुंसक लिंग में ये सब आते हैं। ठीक है, आगे शब्द है फिर कहता है अनतिक्रम्य अर्थ में, अर्थात यथा शब्द का। तो जैसे हम बोलते हैं यथाशक्ति ही, तो ये क्या हो जाएगा? तो अनतिक्रम्य शक्ति ही, अनतिक्रम्य शक्ति ही यथाशक्ति, इच्छा के यानी शक्ति के अनुसार हो जाएगा इसका अर्थ। तो शक्तिम अनतिक्रम्य इस अर्थ में आ जाएगा। बलम अनतिक्रम्य अर्थात यथा बलम शब्द बनता है। समयम अनतिक्रम्य अर्थात यथा समयम ये शब्द बन जाएगा, यानी समय को अनतिक्रम्य उसको उल्लंघन ना करें, समय को जो सीमा है उस सीमा को ना लांघे, इस अर्थ में आ जाता है। तो इष्टम अनतिक्रम्य, तो उस हिसाब में आ जाता है यथा, यथेष्टम बन जाता है शब्द। ये सब बातों को ध्यान में रखेंगे
क्रम अनतिक्रम्य यथाक्रमम आ जाता है। तो इन सब बातों को यथा शब्द का प्रयोग होता है जब भी, तो अनतिक्रम्य। तो जैसे हम यहाँ लिखते हैं बलम, बलम अनतिक्रम्य, अनतिक्रम्य बराबर। यदि हम लिखते हैं बलम अनतिक्रम्य तो वहां क्या करेंगे, तो यथा बलम शब्द आ जाएगा। यथा बलम। फिर है संपत्ति अर्थ में और सह के जगह पे स का प्रयोग होता है, ये भी बहुत देखने वाली बात है। तो यहाँ सह के सहार्थे तृतीया, ये बात तो ध्यान में आपको रखना ही पड़ेगा। तो यहाँ सहार्थे तृतीया जो आता है तो सह शब्द है, तो सह बाद में आ जाता है पहले तृतीया विभक्ति का। तो हम यहाँ यदि शब्द लेते हैं वह किसी के साथ है तो सहार्थे तृतीया स, ये सह का स है तो तृतीया विभक्ति यानी विभक्ति पदों के साथ मेल खाता है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। तो विग्रह में आ जाएगा जैसे वलेन सह, वलेन यदि हम यहाँ लिखते हैं वलेन सह लिखते हैं, तो वलेन सह लिखने के बाद यहाँ शब्द क्या बनेगा, तो शवलम। बलेन सह शबलम अर्थात बल के साथ। संपूर्णता अर्थ में भी इसका प्रयोग होता है, तो ये भी देखने वाली बात है संपूर्णता अर्थ में भी, तो इसी तरह से वहाँ भी प्रयोग होगा। ठीक है, तो इस कड़ी में फिर आगे आपका जो उदाहरण है अधि अर्थात इति अर्थ में, तो इति अर्थ इति शब्द का प्रयोग होता है विग्रह में, तो वो कैसे होता है, तो यहाँ देखते हैं, यहाँ इसका प्रयोग हम देखते हैं। तो इसका प्रयोग सप्तमी विभक्ति सप्तमांत विभक्ति शब्द के साथ प्रयोग होता है में अर्थ में। तो लिखते हैं जैसे आत्मनि, आत्मनि इति बराबर शब्द बन जाता है अधि है, अधि उपसर्ग जुड़ता है इसके साथ, तो अधि में इकार का यन हो जाएगा, तो शब्द बनेगा अध्यात्मम। यहाँ ये शब्द जो है ये उपयुक्त हो जाते हैं और ये यहाँ जो है अध्यात्म शब्द बन जाता है। चूँकि आत्मनि म यहाँ है तो यहाँ भी म का जो है वही स्थिति हो जाएगा, अध्यात्म शब्द बन जाएगा। तो आत्मा आ ही गया और अधि उपसर्ग के साथ मेल खाया, अध्यात्म अर्थात आत्मनि इति आत्मा में, ऐसा इसका हिंदी यहाँ बन जाएगा। दूसरा है कि जब इसी के साथ विष्णु के साथ हम प्रयोग हरि के साथ करेंगे तो हरऊ इति अधि हरि अर्थात हरि में, इस तरह से। फिर है अत्यत यानी नाश अर्थ में भी इसका प्रयोग होता है, तो नाश अर्थ में जो इसका प्रयोग होता है वो हम देख लें। हिमस्य अत्यत अर्थात नाश के अर्थ में, तो हिमस्य विग्रह में सब बता रहा हूँ आपको, हिमस्य अत्यत अत्यय, हिमस्य अत्यय अर्थात अब यहाँ जो है हिमस्य अत्यय शब्द में जब हम इसका देखेंगे तो क्या आ जाएगा, तो अत्यत में अति शब्द का प्रयोग होता है। अत्यत ये शब्द यहाँ जो दिखा रहे हैं इसमें आपको अति जुड़ता है, ये ध्यान रखेंगे। तो अति वहाँ कहीं दे रखा है तो अति का ही यनादि क्रिया करके ये बनाया जाता है। तो हिमस्य अत्यत अत्यय अर्थात नाश अर्थ में इसका प्रयोग होता है, तो हिमस्य अत्ययः, ठीक है, अर्थात हिम का पर्वतों का नाश, हिमालयों का नाश। तो शब्द यहाँ बच जाएगा अति हिमम, ऐसा शब्द नपुंसक लिंग में आ जाएगा तो शब्द बनेगा अति हिमम, अति हिमम, ऐसा शब्द बनेगा। यहाँ आपको कहीं किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कठिनाई नहीं होनी चाहिए। अति हिमम ये शब्द जो है उपयुक्त शब्द हैं और इसी शब्द का प्रयोग होगा।
इसी तरह से और 2-4 उदाहरण यदि आप लेंगे तो एक उदाहरण हम आपको और देते हैं, जैसे रोगस्य अत्ययः, उसमें भी वही होगा, रोगस्य रोग का नाश, नाश अर्थ में हिमस्य अत्ययः अर्थात हिमालय का पर्वतों का नाश। उसी तरह से यहाँ लेंगे तो रोगस्य अत्ययः, ध्यान रखेंगे इन बातों को, रोगस्य अत्ययः, तो यहाँ रोग का नाश के बारे में, तो अति रोगम नपुंसकलिंग एक वचन में आ जाएगा, अति रोगम शब्द बनेगा। इस तरह से ये समास का जो आपका प्रक्रिया है वो यहाँ अव्ययी भाव समास समाप्त हो जाता है। और मैं आशा करता हूँ कि इस समास के माध्यमों से आपको जो भी कठिनाई हुई होगी पहले अव्ययी भाव समास समझने में, वो सारी कठिनाई दूर हो जाएगी। तो यहाँ इसी के साथ मैं अपने विषय बिंदुओं को यहीं छोड़ता हूँ।